नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। जी। इसका नाम है हर्बल फूड एंड हर्बल कॉस्मेटिक। जी नमस्कार। हाँ। ये पोषण, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि सौंदर्य से जुड़ी कई प्राकृतिक चीजों पर अच्छी जानकारी देता है। हाँ बिल्कुल। इस स्रोत में जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटरी फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। प्रोबायोटिक्स, स्पिरुलिना, कैरोटिनॉइड, ये सब भी हैं। जी। और स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए जो जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती हैं उनका भी जिक्र है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस दस्तावेज से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें और समझें कि ये सब प्राकृतिक चीजें सेहत के लिए कैसे काम आ सकती हैं। मतलब जो भी जानकारी इस स्रोत में दी गई है बस उसी के आधार पर। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि ये न्यूट्रास्यूटिकल शब्द ये आया कहाँ से? सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। हाँ, ये वाकई में दिलचस्प है। इस दस्तावेज के हिसाब से न्यूट्रासूटिकल शब्द ये 1989 में डॉक्टर स्टीफन डी फिलिस ने बनाया था। अच्छा, 1989 में। हाँ, उन्होंने दो शब्दों को जोड़ा, न्यूट्रिशन यानी पोषण और फार्मास्यूटिकल यानी कि औषधीय। अच्छा, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल। जी। तो उनका मतलब था कोई भी ऐसा पदार्थ जो भोजन हो या भोजन का हिस्सा हो और जिससे स्वास्थ्य को फायदा मिले। इसमें बीमारियों की रोकथाम और इलाज वो भी शामिल है। समझ गई। तो मतलब ये सिर्फ पूरा का पूरा भोजन नहीं बल्कि भोजन का कोई ऐसा हिस्सा भी हो सकता है जिसमें दवा जैसे गुण हो। बिल्कुल। इसमें क्या क्या आ सकता है फिर? स्रोत बताता है कि इसमें काफी कुछ आ सकता है, जैसे अलग अलग पोषक तत्व हो गए, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं या कोई खास तरह का आहार। अच्छा। जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार किए गए फूड्स और हाँ, हर्बल उत्पाद भी इसी में गिने जाते हैं। मतलब मूल सोच यह है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, वो सेहत सुधारने का भी एक जरिया है। और ये सेहत सुधारने वाली बात ये कहाँ-कहाँ लागू होती है? क्या स्रोत कुछ खास बीमारियों या स्थितियों का जिक्र करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। दस्तावेज के मुताबिक इनका इस्तेमाल बहुत बहुत फैला हुआ है, जैसे गठिया, सर्दी, खांसी, नींद की दिक्कतें, पाचन की समस्याएं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना, दर्द कम करना, डिप्रेशन, डायबिटीज। मतलब आप देखिए लगभग हर बड़े स्वास्थ्य क्षेत्र में न्यूट्रास्यूटिकल्स का नाम आता है। यानी ये सिर्फ बीमारी के इलाज में ही नहीं बल्कि अच्छी सेहत बनाए रखने और शायद जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करने में भी मददगार हो सकते हैं। हाँ, स्रोत का कहना यही है कि ये सेहत को बेहतर बनाते हैं, पुरानी बीमारियों से बचाते हैं, उम्र बढ़ने की गति को शायद धीमा करते हैं, जीवन प्रत्याशा बढ़ाते हैं या फिर बस शरीर के जो सामान्य काम हैं उनको सहारा देते हैं। तो ये जो पारंपरिक सोच है ना भोजन और दवा के बीच की, उसको ये थोड़ा धुंधला कर देता है एक तरह से। सही बात है। चलिए अब एक और जरूरी चीज पर आते हैं जिसका जिक्र स्रोत में है, डाइटरी फाइबर। हम सब ने सुना तो है कि फाइबर सेहत के लिए अच्छा है, पर ये दस्तावेज इसे कैसे समझाता है? देखिए, स्रोत इसे एक स्वस्थ आहार का बहुत जरूरी हिस्सा मानता है। अगर तकनीकी तौर पर देखें तो ये पौधों के वो हिस्से हैं जिन्हें हमारी आंतें पचा नहीं पाती। अच्छा, पचा नहीं पाते? हाँ, लेकिन हमारे पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं ना, वो इन्हें तोड़ सकते हैं, फर्मेंट कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये पाचन तंत्र के लिए जरूरी रफेज है। अच्छा, रफेज। और इसके प्रकार भी होते हैं ना? मैंने सुना है घुलनशील और अघुलनशील। इनमें क्या फर्क है? हाँ बिल्कुल। स्रोत इन दो मुख्य प्रकारों का जिक्र करता है। जो घुलनशील फाइबर है वो पानी में घुलकर एक जेल जैसा बन जाता है। जेल जैसा? जी। और ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद कर सकता है। ये आपको मिलेगा जई में, मटर, बीन्स, सेब, नींबू जैसे फल, गाजर, जौ और साइलियम यानी इसबगोल में। अच्छा, इसबगोल में भी। और अघुलनशील फाइबर वो कैसे काम करता है? अघुलनशील फाइबर जैसा नाम से ही पता चल रहा है, पानी में घुलता नहीं है। ठीक है। इसका काम है पाचन तंत्र से भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करना और मल का वजन बढ़ाना। तो जिन लोगों को कब्ज या अनियमित मल त्याग की दिक्कत होती है उनके लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है। साबुत गेहूं का आटा, गेहूं की भूसी, मेवे, बीन्स और कुछ सब्जियां जैसे फूल गोभी, हरी बीन्स और आलू, ये इसके अच्छे स्रोत हैं। तो मतलब दोनों ही तरह के फाइबर जरूरी हैं, बस उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। जी हाँ बिल्कुल, दोनों ही जरूरी हैं अपने अपने तरीके से। स्रोत इनके और क्या फायदे बताता है? कई फायदे गिनाए गए हैं, जैसे फाइबर मल त्याग को नियमित करने में मदद करता है।
इससे क्या होता है कि बवासीर और डाइवर्टिकुलर रोग, ये आंतों में छोटी थैलियां बन जाती हैं, इनका खतरा कम हो सकता है। अच्छा। फिर घुलनशील फाइबर बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करके दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। और डायबिटीज वालों के लिए ये शुगर के अवशोषण को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बेहतर कंट्रोल में रह सकता है। और वजन कंट्रोल में भी इसका कुछ जिक्र है। हाँ है, क्योंकि देखिए जिन चीजों में फाइबर ज्यादा होता है उनसे पेट ज्यादा भरा हुआ महसूस होता है सही बात है। और उनमें कैलोरी भी अक्सर कम होती है। साथ ही उन्हें चबाने में ज्यादा समय लगता है, तो हम थोड़ा कम खाते हैं। तो हाँ, ये स्वस्थ वजन बनाए रखने में भी मददगार है। ठीक है। फाइबर के बाद स्रोत ओमेगा 3 फैटी एसिड पर आता है। ये नाम भी आजकल बहुत सुनने को मिलता है, खासकर मछली के तेल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत यही बताता है कि ये मछली, अलसी और मछली के तेल जैसे सप्लीमेंट्स में मिलते हैं। 3 मुख्य ओमेगा 3 होते हैं, ALA, EPA और DHA। ALA, EPA, DHA। जी। इनमें से ALA हमें पौधों से मिलता है, जैसे अलसी, सोयाबीन, कनोला तेल। और ये जरूरी है क्योंकि हमारा शरीर इसे खुद नहीं बना सकता। इसे एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। अच्छा, तो ये एसेंशियल है। तो क्या शरीर ALA को EPA और DHA में बदल सकता है? हाँ, बदल तो सकता है, पर बहुत कम मात्रा में। इसलिए स्रोत के अनुसार सीधे EPA और DHA लेना, जो ज्यादातर मछली और समुद्री भोजन में होते हैं या फिर सप्लीमेंट से मिलते हैं, शरीर में इनके लेवल को बढ़ाने का ज्यादा असरदार तरीका है। समझ गई। और सेहत के लिए ये EPA और DHA इतने जरूरी क्यों हैं? स्रोत क्या कहता है? स्रोत मुख्य रूप से इनके हृदय स्वास्थ्य पर जो अच्छे प्रभाव हैं, उन पर जोर देता है। अच्छा, हार्ट हेल्थ? जी, ये खून के थक्के बनने के जोखिम को कम करते हैं। कैसे? ये ब्लड प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकते हैं। ये धमनियों को लचीला और स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं, जिससे उनमें प्लैक मतलब वसा का जमाव, उसका खतरा कम होता है। और भी कुछ है, जैसे कोलेस्ट्रॉल या सूजन पर कोई असर? हाँ, स्रोत ये भी बताता है कि ये लिवर में ट्राइग्लिसराइड्स, जो खून में एक तरह का फैट होता है, उसके बनने की गति को धीमा करते हैं। ये भी हृदय रोग का एक रिस्क फैक्टर है। अच्छा। साथ ही ये शरीर में सूजन पैदा करने वाले जो पदार्थ होते हैं, उनके उत्पादन को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL उसके स्तर को बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो हृदय के लिए ये कई तरह से फायदेमंद है, ऐसा स्रोत का कहना है। ओमेगा 3 के बाद अब एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं। ये शब्द भी बहुत आम हो गया है। स्रोत इन्हें कैसे परिभाषित करता है? स्रोत इन्हें ऐसे पदार्थ बताता है जो हमारी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स? ये फ्री रेडिकल्स क्या हैं? ये अस्थिर अणु होते हैं जो हमारे शरीर में सामान्य मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं। ये कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो सकती है और कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को बेअसर कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अच्छा, उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या इनके भी प्रकार होते हैं? हाँ, स्रोत इन्हें मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांटता है। एक है एंजाइमी एंटीऑक्सीडेंट्स, ये वो हैं जो हमारा शरीर खुद बनाता है। ठीक है। दूसरे हैं गैर एंजाइमी एंटीऑक्सीडेंट्स, ये हमें भोजन से मिलते हैं, जैसे विटामिन C, विटामिन E, बीटा कैरोटीन या फिर सप्लीमेंट्स से। जरूरी बात यह है कि ये दोनों तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स मिलकर कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। और इनका उपयोग कहाँ-कहाँ बताया गया है स्रोत में? स्रोत कई क्षेत्रों का जिक्र करता है, जैसे हृदय रोग की रोकथाम में, खासकर एथेरोस्क्लेरोसिस यानी धमनियों का सख्त होना, कैंसर के इलाज में सहायक के तौर पर भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का जिक्र है, जैसे बीटा कैरोटीन, विटामिन C, E, सेलेनियम। फिर कुछ खास तरह की चोटों में, जैसे दिमाग की चोट या स्ट्रोक के बाद जो नुकसान होता है, उसमें भी इनके उपयोग की बात कही गई है। और अल्जाइमर या पार्किंसन जैसी बीमारियों में भी? हाँ बिल्कुल। स्रोत बताता है कि अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी जो न्यूरोलॉजिकल स्थितियां हैं, उनके इलाज में भी एंटीऑक्सीडेंट्स का अध्ययन किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये तंत्रिका कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव और क्षति से बचाते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि अत्यधिक शराब पीने से जो लिवर डैमेज होता है, उसे रोकने में भी इनकी भूमिका बताई गई है। अरे वाह, कितना व्यापक असर है इनका। चलिए अब एक और दिलचस्प ग्रुप पर आते हैं, प्रोबायोटिक्स। ये क्या है? दही वगैरह में सुनते हैं इनके बारे में। हाँ बिल्कुल। स्रोत इन्हें जीवित सूक्ष्म जीवों, आमतौर पर बैक्टीरिया या यीस्ट के रूप में परिभाषित करता है।
जिन्हें खाने या शरीर पर लगाने से स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। जीवित? जी, जीवित। ये दही में मिलते हैं, किण्वित खाद्य पदार्थों में जैसे अचार, कांजी, डाइटरी सप्लीमेंट्स में, और आजकल तो कुछ सौंदर्य उत्पादों में भी पाए जाते हैं। इन्हें अच्छे या मित्र बैक्टीरिया भी कहा जाता है। हाँ, ये अच्छे बैक्टीरिया वाली बात तो सुनी है। और ये काम कैसे करते हैं? क्या स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? स्रोत कहता है कि इनका जो सटीक तरीका है काम करने का, वो शायद पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन कई संभावित तरीके लगते हैं। जैसे ये आंतों में चिपक कर अपनी संख्या बढ़ाते हैं, बुरे कीटाणुओं को बढ़ने से रोकते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो रोगाणुओं को मारते हैं, आंतों की जो दीवार है उसे मजबूत करते हैं, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी उत्तेजित करते हैं। तो मतलब ये कई लेवल पर काम करते हुए दिखते हैं। और फायदे पाचन के अलावा और क्या लाभ बताए गए हैं? वो तो मुख्य है ही। हाँ, पाचन तंत्र में अच्छी बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखना इनका मुख्य काम है, जिससे दस्त जैसी समस्याओं की रोकथाम या इलाज में मदद मिलती है। ये तो है ही, लेकिन स्रोत कुछ और दिलचस्प बातों का भी जिक्र करता है, जैसे कुछ मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार की संभावना। अच्छा, मानसिक स्वास्थ्य में भी? हाँ, एलडीएल, बुरे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद, बच्चों में एक्जिमा की गंभीरता कम करना, इम्यून सिस्टम का बढ़ावा देना, और यहाँ तक कि वजन घटाने में भी मदद करने की बात कही गई है। वाह, ये तो सिर्फ पेट के लिए नहीं, पूरे शरीर के लिए फायदेमंद लगते हैं। कमाल है। अब बात करते हैं स्पिरुलिना की। ये क्या चीज़ है? नाम सुना है पर ठीक से पता नहीं। स्पिरुलिना ये एक तरह का नीला हरा शैवाल है, एल्गी। शैवाल? अच्छा। हाँ, स्रोत इसे पोषक तत्वों का खजाना बताता है। इसमें प्रोटीन बहुत है, विटामिन्स हैं, खासकर बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, खनिज हैं जैसे आयरन, जिंक, सेलेनियम, कैरोटीनॉइड्स हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। बाप रे, इतनी सारी चीजें एक साथ। इसका कोई खास एक्टिव तत्व है क्या? हाँ है, स्रोत फाइकोसायानिन का जिक्र करता है। फाइकोसायानिन? जी, ये ना सिर्फ स्पिरुलिना को उसका नीला हरा रंग देता है, बल्कि यह खुद एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन रोधी एजेंट भी है। ये फ्री रेडिकल से लड़ता है और सूजन बढ़ाने वाले अणुओं के उत्पादन को रोकता है। अच्छा, और स्वास्थ्य लाभों की लिस्ट, क्या कुछ खास बातें हैं जो स्रोत बताता है? लिस्ट तो काफी लंबी है, पर कुछ मुख्य बातें हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करना, कुल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल, बुरा कोलेस्ट्रॉल दोनों, और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करना, जबकि एचडीएल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, फिर लिपिड पेरोक्सिडेशन यानी फैट्स का ऑक्सीडेटिव डैमेज, उसको कम करना। स्रोत में इसके कैंसर रोधी गुणों का भी उल्लेख है, खासकर मुंह के कैंसर के खिलाफ। और ब्लड प्रेशर, एलर्जी या अनीमिया पर भी कोई असर होता है इसका? जी हाँ, स्रोत बताता है कि ये ब्लड प्रेशर कम करने में मदद कर सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक की एलर्जी, उसके लक्षणों में राहत दे सकता है। अनीमिया में भी फायदेमंद है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने और इम्यून फंक्शन सुधारने में मदद करता है। मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति बढ़ाने और टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल कम करने में भी इसकी भूमिका बताई गई है। वाकई ये तो एक सुपर फूड जैसा ही लग रहा है। अच्छा, अब जल्दी से कैरोटीनॉइड के बारे में बात करते हैं। स्रोत इनके बारे में क्या कहता है? स्रोत इन्हें फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले रंगीन पिगमेंट यानी रंजक के रूप में वर्णित करता है। यही उन्हें लाल, नारंगी और पीला रंग देते हैं। अच्छा, रंगों के लिए जिम्मेदार। हाँ, ये पौधों, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाते हैं। और इनके फायदे स्रोत क्या बताता है संक्षेप में? स्रोत मुख्य रूप से 4 फायदों का जिक्र करता है। आंखों के स्वास्थ्य के लिए लाभ, मतलब विजन के लिए, हृदय संबंधी लाभ, त्वचा को उम्र बढ़ने से बचाना, और त्वचा कैंसर से सुरक्षा। तो ये रंगीन यौगिक सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं हैं, सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, यहाँ तक हमने खास पोषक तत्वों और यौगिकों की बात की। अब स्रोत जड़ी बूटियों के स्वास्थ्य लाभों पर आता है। यहाँ पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक तरह से संगम दिखता है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कैसे वैज्ञानिक अब भोजन के पोषक तत्वों और बीमारियों की रोकथाम के बीच संबंध खोज रहे हैं। और सदियों से जो जड़ी बूटियां इस्तेमाल हो रही हैं, अब वैज्ञानिक अध्ययनों में भी वो विभिन्न रोगों के उपचार और रोकथाम में उपयोगी पाई जा रही हैं। इसका आधार क्या बताया गया है? स्रोत बताता है कि पौधों पर आधारित जो आहार होता है, उसमें जरूरी पोषक तत्वों, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, विटामिन, मिनरल
इनके अलावा कई फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं। फाइटोकेमिकल्स? जी, ये फाइटोकेमिकल्स सीधे सीधे पोषण तो नहीं देते, लेकिन स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। ये सब चीजें मिलकर शरीर को स्वस्थ रखने और रोगों से लड़ने में सक्षम बनाती हैं। क्या स्रोत कुछ खास जड़ी बूटियों के उदाहरण देता है, कोई लिस्ट वगैरह? हाँ, एक तालिका दी गई है, मैं उसमें से कुछ उदाहरण देता हूँ। हाँ, बताइए। जैसे लहसुन, गार्लिक, इसमें एलिन और एलिसिन जैसे तत्व होते हैं। स्रोत इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और नसों के लिए टॉनिक बताता है। अच्छा, लहसुन तो हर घर में होता है। और जिंको बिलोबा? जिंको बिलोबा, इसकी पत्तियों में जिंकोलाइड होते हैं। स्रोत इसे याददाश्त बढ़ाने वाला और एंटीऑक्सीडेंट बताता है। जिंको, ये नाम सुना है। हाँ, फिर है अदरक, इसमें जिंजिबेरिन और जिंजरोल होते हैं। स्रोत इसे उत्तेजक बताता है और ब्रोंकाइटिस और गले की खराश में उपयोगी। अदरक भी बहुत आम है। बिल्कुल। हल्दी, टर्मरिक? इसका मुख्य तत्व है करक्यूमिन। स्रोत इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी आर्थराइटिक, एंटी कैंसर और एंटीसेप्टिक गुणों का जिक्र करता है। हल्दी के तो क्या कहने। जी। फिर ब्राह्मी, ब्राह्मी? इसमें एशियाटिकोसाइड होते हैं। स्रोत इसे नसों के लिए टॉनिक और चिंता कम करने वाला बताता है। स्रोत में जिनसेंग, मुलेठी, प्याज, एलो, बेल जैसी कई और जड़ी बूटियों का भी जिक्र है, उनके मुख्य घटकों और पारंपरिक उपयोगों के साथ। ये तालिका तो वाकई पारंपरिक ज्ञान को एक तरह से वैज्ञानिक आधार देने की कोशिश लगती है। अच्छा, अब स्रोत के दूसरे हिस्से पर आते हैं, हर्बल कॉस्मेटिक। यहाँ भी कुछ जाने पहचाने नाम होंगे शायद। हाँ, बिल्कुल जरूर होंगे। स्रोत कुछ प्रमुख हर्बल कॉस्मेटिक सामग्रियों का वर्णन करता है। जैसे एलोवेरा जेल, घृत कुमारी के पत्तों से। इसका मुख्य घटक बारबलोइन है। स्रोत कहता है कि इसे अंदरूनी तौर पर रेचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और बाहरी तौर पर कॉस्मेटिक्स में त्वचा को आराम देने और ठीक करने के लिए। एलोवेरा तो बहुत पॉपुलर है आजकल। हाँ जी। फिर बादाम का तेल, आलमंड ऑयल, बादाम के बीजों से फैटी एसिड से भरपूर होता है। स्रोत इसका उपयोग फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इंजेक्शन के बेस में और साबुन जैसे कॉस्मेटिक्स में बताता है, त्वचा को पोषण देने के लिए। ठीक है। और चंदन का तेल, सैंडलवुड ऑयल, चंदन की लकड़ी से। मुख्य घटक सेंटलोल। स्रोत इसका उपयोग इत्र में और कुछ औषधीय स्थितियों में जैसे मूत्र संबंधी समस्याओं में बताता है। अच्छा, चंदन, लैवेंडर और जैतून के तेल का भी जिक्र है। इनके क्या उपयोग बताए गए हैं? हाँ, लैवेंडर ऑयल। स्रोत इसके कई फायदे गिनाता है, जैसे मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में राहत, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, ब्लड प्रेशर कम करने में मदद। त्वचा के लिए देखें तो यह नमी को संतुलित करता है, एक्जिमा में राहत देता है, एंटीसेप्टिक है और एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण एजिंग को धीमा कर सकता है। लैवेंडर की खुशबू भी अच्छी होती है। जी हाँ। और जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, ये भी बहुत उपयोगी है। साबुन, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है। स्रोत इसे त्वचा के लिए पोषक, मुलायम बनाने वाला और हाइड्रेटिंग बताता है। ये एजिंग के निशान कम करता है और आंखों के नीचे की सूजन भी कम कर सकता है। अच्छा, और रोजमेरी ऑयल? रोजमेरी ऑयल। स्रोत इसके एंटी स्पैज्मोडिक मतलब ऐंठन रोधी और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों का उल्लेख करता है, जो दर्द में राहत देते हैं। ये इम्यून सिस्टम को भी बढ़ावा दे सकता है। और त्वचा के लिए? त्वचा के लिए ये जलन शांत करता है, एस्ट्रिंजन का काम करता है, मतलब त्वचा को कसता है, बालों के विकास को उत्तेजित करता है, स्कैल्प की खुजली और रूसी कम करता है और मुहासों से लड़ने में भी मदद करता है। तो हमने आज इस स्रोत के आधार पर काफी कुछ जाना। न्यूट्रास्यूटिकल से लेके फाइबर, ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोबायोटिक्स, स्पिरुलिना, कैरोटिनॉइड और फिर पारंपरिक जड़ी बूटियों और हर्बल कॉस्मेटिक्स तक। इन सब का निचोड़ क्या है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये स्रोत भोजन, पारंपरिक ज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान के बीच एक गहरा संबंध दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि इस दस्तावेज में इन प्राकृतिक घटकों के संभावित स्वास्थ्य लाभ और कॉस्मेटिक उपयोग क्या बताए गए हैं। स्रोत अलग अलग क्रियाविधियों और अनुप्रयोगों पर रोशनी डालता है, जो दिखाता है कि कैसे प्राकृतिक उत्पादों का अध्ययन स्वास्थ्य और कल्याण के लिए किया जा रहा है। ये एक तरह से पारंपरिक दावों और वैज्ञानिक जांच के बीच एक पुल बनाने का प्रयास लगता है। जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न मन में आ रहा है। स्रोत ने कई अलग अलग जड़ी बूटियों और यौगिकों का विवरण तो दिया, लेकिन पारंपरिक चिकित्सा में अक्सर सिनर्जी या तालमेल की बात होती है, मतलब जब चीजें मिलकर ज्यादा असरदार ढंग से काम करती हैं। हाँ, ये बात सही है।
तो जब ये तत्व एक पूरे आहार का हिस्सा होते हैं या किसी पारंपरिक नुस्खे में एक साथ इस्तेमाल होते हैं, तो उनके संभावित संयुक्त प्रभाव क्या हो सकते हैं? क्या उनका मिला-जुला असर उनके अकेले-अकेले असर के जोड़ से ज्यादा हो सकता है? ये कुछ ऐसा है जिस पर स्रोत विस्तार से बात नहीं करता, लेकिन हाँ, सोचने लायक जरूर है।